नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके शुभम क्लासेस पर, जहां पर हम लोग पिछले दिनों से गणित की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपकी तैयारी को एक नया अंजाम देंगे, जिसका नाम है चैप्टर का त्रिभुज। तो आप लोग भी बच्चों तैयार हो जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छा टॉपिक आपको आज लेकर चलने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है त्रिभुज। बच्चों ने कुछ कमेंट किया था कि सर नया चैप्टर लेकर आइए, तो हम लोगों ने त्रिभुज स्टार्ट किया है बच्चों, ट्रायंगल। अब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चे इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इसमें बच्चों को लगाने के लिए। लेकिन आज हम लोग इसको इतनी सरलता से, इसके हर टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि निश्चित ही आपको बहुत मजा आने वाला है बच्चों। तो आप भी कलम कापी लेकर तैयार हो जाइए बच्चों। और आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल, तो उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। हम लोग आज ट्रायंगल त्रिभुज शुरू करने वाले बच्चों। क्या? त्रिभुज। आप तैयार हो जाइए। त्रिभुज, वो भी बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। आज हम लोग त्रिभुज के पहले फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चों। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, कौन कौन सी चीजें ज्यादा ध्यान से पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें हमें बहुत ध्यान देकर पढ़नी है, वो चीजों पर हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। तब हम लोग पहले फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए बच्चों। आज हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है। तो आपको उम्मीद होगा कि निश्चित ही आपको खुशी होगी कि आज सर ने त्रिभुज शुरू किया है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं कि आज का पहला चैप्टर में क्या आपको पढ़ना है। तो पहले आप वो देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। तो हम लोग त्रिभुज की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आप देखिए त्रिभुज। आपको त्रिभुज में पहले जो पढ़ना क्या है, पहले हम उसके बारे में देखेंगे। त्रिभुज में हमें पढ़ना क्या है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा बताऊं, तो त्रिभुज के बारे में अगर मैं बताऊं बच्चों, तो त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसका ए शीर्ष बिंदु ए, ये शीर्ष बिंदु बी और ये शीर्ष बिंदु हमारा क्या है? सी। ये शीर्ष बिंदु हमारा क्या है बच्चों? सी। इसमें बच्चों तीन भुजाएं होती हैं। आप देख ही रहे हो, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। तीन क्या होते हैं? शीर्ष बिंदु होते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, जो आपको पहले से पता है बच्चों। ये आपको पहले से पता है। त्रिभुज के अगर हम लोग बच्चों थोड़ी सी बात करें त्रिभुज के प्रकार की, तो मुझे नहीं लगता वो आपको बताने की आवश्यकता है। आप बहुत भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को हम दो प्रकार से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं बच्चों। एक भुजा के आधार पर, एक भुजा के आधार पर, और एक किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो ये आपको थोड़ा सा पता होगा, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर बच्चों आपको बिल्कुल नाम याद होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पिछले कक्षाओं में ध्यान से इसको पढ़े होंगे। यहाँ केवल मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं, इनका थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल हो सकता है दिखेगा, लेकिन हमें आज त्रिभुज की एक विशेष गुण के बारे में पढ़ना है बच्चों, विशेष क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूं बच्चों को, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं त्रिभुज के बारे में, जिससे उनको थोड़ा परिचय बढ़ जाए। फिर हम लोग स्पेशल हाई स्कूल के दृष्टिकोण से त्रिभुज के उन गुणों की चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो त्रिभुज में अगर भुजा के आधार पर देखा जाए बच्चों, तो समबाहु, और आपको पता ही होगा एक होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु हमारा एक होता है बच्चों, समद्विबाहु, और एक होता है हमारा क्या? विषमबाहु। विषमबाहु। ये तीन भुजाएं होती हैं बच्चों। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज बच्चों जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, आपको पता ही होगा। समद्विबाहु का मतलब बच्चों जिसकी दो भुजाएं बराबर हो आपस में, जिसकी क्या हो? दो भुजाएं बराबर हो। और विषमबाहु का मतलब होता है बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। क्लियर है बच्चों? ये आपको पता होगा।
कोण के आधार पर अगर हम लोग चर्चा करें बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जिस त्रिभुज की चर्चा करते हैं उसका नाम है न्यून कोण। आपको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एक हमारा क्या होता है, समकोण। एक हमारा क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये आपको याद होगा। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें त्रिभुज का कोण 0 से बड़ा हो, लेकिन जिसमें बच्चों हम न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ये आपको पता होगा बिल्कुल। और समकोण त्रिभुज जिसमें त्रिभुज का एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, यह भी आपको पता होगा। और अधिक कोण का मतलब जिसमें कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसमें कोण कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसमें कोई एक कोण क्या हो बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा हो। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको परिचय कराया त्रिभुज से बच्चों। त्रिभुज आप बिल्कुल पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। ये शीर्ष बिंदु है बच्चों, ये आपका शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदुएं होती हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें त्रिभुज के प्रकार पे, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है और कोण के आधार पर त्रिभुज होता है। तो भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, लेकिन कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर, विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। कोण के आधार पर अगर हम लोग चर्चा करें तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये चर्चाएं हम लोगों ने कर चुकी हैं। अब हम लोग कुछ और त्रिभुज के बारे में आपको बताते हैं बच्चों, कुछ और थोड़ा सा देखेंगे जो आपको इस अध्याय को पढ़ने में मदद करेगा। आइए जरा देखते हैं, कुछ और चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे एक माध्यिका, हल्का हल्का परिचय कराएंगे जो चैप्टर को पढ़ने में मदद करेगी बच्चों, जो चैप्टर को समझने में मदद करेगी। और एक हम लोग पढ़ेंगे शीर्ष लंब, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, तब मैं आपको शीर्ष लंब, तब मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। देखिए बहुत बढ़िया, जो हाई स्कूल, ये थोड़ा सा पुराना मैं रिवीजन करा रहा हूं बच्चों। माध्यिका क्या होती है बच्चों, माध्यिका क्या होती है, जैसे इधर देखिए कि आप कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, आप एक त्रिभुज ले लीजिए, आपने एक त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज में आपने ए बी सी नाम ले लिया। अब आप इस त्रिभुज को बच्चों एक देखो, 2 तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला कि किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए, ये इसकी माध्यिका है। ये इसकी क्या है, माध्यिका है। आप इसको याद रखिएगा बच्चों, ये आपको मदद, ये त्रिभुज में आएगा समझने के लिए, हमें काम देगा कि त्रिभुज की किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए बच्चों, तो ये इसकी क्या कहलाती हैं, माध्यिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, माध्यिका कहलाती हैं। ये इसकी क्या कहलाती है, माध्यिका। देखो तो मैंने 3 माध्यिकाएं खींच दी हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, ये है ई, और आप 1 सेकंड के लिए आप समझ ही सकते हैं कि इसका नाम ले लेते हैं एफ। ये रहा, तो ये होगी त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिका का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यिका। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, तीनों माध्यिका आपके सामने मैंने खींचा है। तीनों माध्यिका एक ही जगह पर काटती हैं त्रिभुज के, और इसका नाम हम लोग केंद्रक रखते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। तो ये छोटी सी माध्यिका की जानकारी आप माध्यिका समझ के रखिएगा बच्चों। बस माध्यिका अगर मैं कहीं त्रिभुज में इस्तेमाल करूं तो आप उसका अर्थ जानते रहिए। आ जाइए, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का हल्का परिचय लेंगे, फिर हाई स्कूल के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। शीर्ष लंब क्या होता है, जरा इसके बारे में देख लो बच्चों कि शीर्ष लंब क्या है। कहता है कि एक त्रिभुज ले लो बच्चों, एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। सामने वाली भुजा पर क्या डाल दो, लंब डाल दो। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि एक ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसके किसी भी शीर्ष बिंदु से
सामने वाली भुजा पर लंब डाल देना होगा। सामने वाली भुजा पर क्या डाल दें? लंब। तो ये शीर्ष लंब कहलाता है बच्चों। हम इस तरह से 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं, 3 शीर्ष लंब। और तीनों शीर्ष लंब जहां पर केंद्र काटते हैं उसको लंब केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? लंब केंद्र कहते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है, आपको शीर्ष लंब और माध्यिका ध्यान में रखना है। शीर्ष लंब और माध्यिका एकदम ध्यान में रखना है। इसका इस्तेमाल हाई स्कूल में किया जा सकता है और किया जाता है। तो आप इसकी चर्चा मैंने कर दी, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब सीधा हम लोग आते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। आइए बच्चों, तो आपको मैंने क्या बताया, बस थोड़ा सा मैंने त्रिभुज का रिवीजन कराया, थोड़ा सा जो आपके बैकग्राउंड में मैंने पढ़ा था, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैंने वो बैकग्राउंड पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, थोड़ा सा माइंड क्लियर किया। और उसके बाद मैंने आपको बताया माध्यिका और शीर्षलंब की, माध्यिका और शीर्षलंब भी आप याद रखिएगा, ये थोड़ी सी मदद करेगा। अब आते हैं बच्चों कि आपको पढ़ना क्या है स्कूल में। आइए, तो बच्चों हमें ना त्रिभुज का गुण पढ़ना है। त्रिभुज, जैसे हम त्रिभुज के बारे में कुछ गुण पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, और विशेषकर जो गुण पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है मैं आपको बता रहा हूं। तो आ जाओ बच्चों, कक्षा 9th में, कक्षा 9th में आपने त्रिभुज का एक गुण पढ़ा था बच्चों। अब उसी के मिलता जुलता गुण हम कक्षा 10th में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसी के जैसा। आप देखिए क्या 9th में बच्चों आपने त्रिभुज का एक गुण पढ़ा था जिसका नाम है सर्वांग समता। सर्वांग समता आपने पढ़ा था, सर्वांग समता आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। त्रिभुज का एक नया गुण है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं समरूपता या समरूप त्रिभुज। समरूपता यानी सर्वांग समता और समरूपता, ये है। तो कक्षा 9 में आपने बच्चों एक गुण पढ़ा था। अब कक्षा 10 में जो हम विशेषकर गुण पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समरूपता। देखो बच्चों, पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप जरूर नोट्स बनाइएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सवाल में भी परेशानी होगी। लेकिन मैं वहां कॉन्सेप्ट दोबारा रिवीजन में लाऊंगा जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। लेकिन ये स्पेशल वीडियो केवल आपके लिए है जो आपके त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था बच्चों सर्वांग समता, और हम कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं क्या? समरूपता। आपको सर्वांग समता सुनते ही याद आ गया होगा क्या होता है बच्चों। अगर मैं इसको बताऊं भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर कहता है सर्वांग समता किसको कहते हैं कि ऐसी दो आकृति जिसका रूप समान हो। ऐसी दो आकृति, दो या दो से अधिक आकृति, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका रूप समान हो और बच्चों आकार भी समान हो। क्या हो? आकार भी समान हो। आकार भी क्या हो? समान हो। उसको हम लोग समरूप नहीं सर्वांगसम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समरूप नहीं, सर्वांगसम कहते हैं। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि जिसके रूप समान हो, आकार समान हो, उनको हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे आप देखो बच्चों, अगर मैं एक त्रिभुज ये लूं, एक त्रिभुज ये लूं और लगभग इसी की आकार का एक और रूप लूं, तो ये दोनों त्रिभुज, आपका त्रिभुज रूप भी समान है क्योंकि दोनों त्रिभुज के रूप में है, और आकार भी लगभग समान है, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे बच्चों। और सर्वांगसमता को प्रदर्शित करने का चिन्ह आपको पता होगा कि ये सर्वांगसमता को प्रदर्शित करने का चिन्ह है। ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों? सर्वांगसम है। ये कक्षा 9 में आपको बिल्कुल पढ़ाया गया होगा अगर आपने वहां पे ध्यान दिया होगा तो। अब हम लोग जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो मैं उसकी चर्चा अगर आपके सामने करूं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं समरूपता। समरूपता का क्या सिद्धांत है? समरूपता को अगर हम लोग पहले पढ़े बच्चों, तो समरूपता के लिए क्या है कि जिसका रूप समान हो। भाई रूप क्या हो? समान हो। रूप क्या हो? समान हो, लेकिन आकार क्या हो बच्चों? आकार भिन्न हो। आकार क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न हो, बड़ा छोटा हो,
तो आकार अगर भिन्न है तो ऐसा समरूपता में जाता है बच्चों। किस में जाता है? समरूपता में। जैसे देखो कि एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया और एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया आपके स्क्रीन पर। इसका नाम है मान लो ABC और इसका नाम है PQR। तो अब देखो बच्चों समरूपता क्या कहता है? समरूपता क्या कहता है? समरूपता कहता है कि जिसका रूप समान हो बच्चों, रूप समान हो, मतलब देखो दोनों त्रिभुज समान है। दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों? समान है। दोनों त्रिभुज क्या है हमारे? रूप समान है। इनका देखिएगा दोनों त्रिभुज का रूप समान है। दोनों त्रिभुज का रूप समान है लेकिन आकार भिन्न है बच्चों। एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ऐसी आकृतियों को हम समरूपता में प्रदर्शित करते हैं और समरूपता का जो चिन्ह है वो बच्चों ये है। ये समरूपता का चिन्ह है। ये समरूपता का चिन्ह है। जैसे अगर देखा जाए चिन्ह को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा बच्चों। मैं लेफ्टी हूं इसलिए मैंने उल्टा बनाया है, लेकिन आपका ऐसे होता है, इस तरह से होता है। एक सेकेंड, इस तरह से हम ऐसे बनाते हैं। आपका ये माउथ ऊपर है ना, जो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सही कर सकते हैं। अपना समरूपता का चिन्ह देख लीजिएगा। हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है बच्चों। आपको समरूपता का चिन्ह ऐसे भी होगा, या तो आप राइटी होंगे तो आपका करेक्शन बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके समरूपता का चिन्ह, ये है सर्वांग समता का चिन्ह, और ये किसका चिन्ह है? समरूपता का चिन्ह है। समरूपता का चिन्ह। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है समरूपता। कक्षा 10 में आपको समरूपता बड़े विस्तार से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके प्रश्नों को भी बनाना है। सर्वांग समता बच्चों कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी, तो मैं सर्वांग समता को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन आपको विशेष तौर पर समरूपता पढ़नी है बच्चों। समरूपता, तो समरूपता क्या कहता है बच्चों? कि जिस आकृति का रूप समान हो, क्या हो? रूप समान हो लेकिन आकार भिन्न भिन्न हो। जिस आकृति का रूप समान हो, आकार भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग समरूप कहते हैं। आइए बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समरूपता को और समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, जैसे अगर मैं देखूं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं तो आप उसको जरा देखें। तो एग्जाम्पल क्या? जैसे मैंने एक आकृति लिया, मैंने लिया ये सर्कल है और ये फिर उससे बड़ा सर्कल है, फिर मैंने ये लिया, ये 3 सर्कल ले लिए बच्चों आपके डायग्राम पे, ये देखिए। तो ये तीनों आकृति सर्वांग समता में आएगी कि समरूपता में? तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो इनका रूप समान है। देखो इनका रूप सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, यानी वृत्त है। तीनों का रूप वृत्त है बच्चों, लेकिन तीनों की आकृति भिन्न भिन्न है। तो ये सर्वांग समता में नहीं, समरूपता में आएगा, क्योंकि सर्वांग सम में रूप और आकार दोनों समान होते हैं। लेकिन समरूपता में क्या होता है कि रूप समान होगा, आकार भिन्न भिन्न होगा। जैसे आते हैं बच्चों, मैंने एक यहां स्क्वायर लिया, फिर मैंने एक और स्क्वायर लिया, फिर मैंने एक और स्क्वायर लिया। तो अगर आप इन तीनों आकृतियों को ध्यान से देखें बच्चों, तो इनका जो रूप है वो वर्ग है। ये तीनों वर्ग हैं, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। लगभग इनका रूप वर्गाकार है। इनका रूप किसके जैसा है? वर्गाकार है, लेकिन आकृति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। आकृति का आकार भिन्न भिन्न है, ये छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये तीनों आकृतियों को हम समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? समरूप कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। जैसे एक और देख लेते हैं बच्चों, अगर आप एक और देखना चाहें, ये आयताकार है, ये भी, ये। तो अगर आप देखें बच्चों तो ये तीनों आयताकार आकृतियां हैं, लेकिन इनके रूप अलग अलग हैं। अरे सॉरी, इनके रूप समान है लेकिन इनके आकार भिन्न भिन्न है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे बच्चों? समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जिन आकृतियों के आकार भिन्न भिन्न हो लेकिन रूप समान हो तो वो समरूप होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? तो कक्षा 10 में समरूपता पढ़नी है, समरूपता पढ़नी है, ठीक है।
अब आता है कि बच्चे जैसे मैंने बता दिया कि जैसे रूप समान हो, आकार भिन्न भिन्न हो, तो क्या सर हम आकृति को देखकर बताएंगे? हाँ नहीं बच्चों, ये तो मैंने केवल समझाया कि जब रूप समान हो, आकार भिन्न भिन्न हो तो समरूप होता है, लेकिन ये आपके समझने के लिए है। सवाल लगाना या पहचानने के लिए हम कसौटी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कि जैसा कि आपने कक्षा 9 में सर्वांग समता की कसौटी पढ़ी थी। मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूं कि जैसा आपने कक्षा 9 में सर्वांग समता के लिए कसौटी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, भुजा 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 याद है? थोड़ा सा मैं रिवीजन कराता हूं, फिर इसी को मैं समरूपता से कनेक्ट करूंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। दूसरी कसौटी आपने पढ़ी होगी भुजा कोण भुजा, ये कक्षा 9 में सर्वांग समता की कसौटी थी बच्चों। तीसरा आपने क्या पढ़ा था? तीसरा आपने वहां पे पढ़ा था बच्चों कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। फिर तो आपने पढ़ा था RHS समकोण कर्ण और भुजा, ये आपने पढ़ा था। और आखिरी में आपने एक और प्रमेय वहां पढ़ा है कोण कोण भुजा। ये बच्चों सर्वांग समता लगाने की ये 5 कसौटी आपने कक्षा 9th में पढ़ी है बच्चों। तो जब भी हमें किसी त्रिभुज को, हम त्रिभुज की अब बात कर रहे हैं, जब भी हमें किसी त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना होता है बच्चों, तो हम इन 5 कसौटियों में से किसी एक कसौटी को सत्यापित करते हैं, साबित करते हैं कि अगर 5 कसौटी में से एक भी कसौटी उन दोनों त्रिभुजों में लग जाती है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार बच्चों समरूपता भी सिद्ध करने की कसौटियां हैं। समरूपता भी सिद्ध करने की क्या है? कसौटियां हैं। अभी समरूपता सिद्ध करने की 3 कसौटियां हैं, लेकिन हम विशेषकर पहले 2 कसौटियों पर ज्यादा ध्यान देंगे, फिर मैं आपको आखिरी कसौटियां और भी बताऊंगा। पहले समरूपता को सिद्ध करने का क्या तरीका है बच्चों, कि समरूपता क्या होती है, समरूपता सर कैसे लगती है? तो सुनो, जब दो त्रिभुज हों बच्चों, समरूपता की कसौटी क्या है? जो 2 त्रिभुज हों, जैसे मैं आपको आकृति बना के समझाऊं कि अगर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, जैसे मैं यहां ले लेता हूं 2 त्रिभुज, मैं यहां 2 त्रिभुज ले रहा हूं बच्चों, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां 2 त्रिभुज लूं, एक A और एक B और एक C, और यहां पर मैंने एक त्रिभुज लिया P और यहां Q और यहां R। समरूपता की कसौटी देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। समरूपता लगाने के लिए ना पहले तो 2 चीजों का बहुत ध्यान देना है, 2 चीजों का तो एकदम ध्यान देना है। क्या बच्चों? कि 2 त्रिभुज समरूप तभी होंगे बच्चों, 2 त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो। संगत कोण, संगत का मतलब जैसे इधर वैसे इस त्रिभुज में संगत कोण, तो कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों कोण संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी कोण A बराबर हो जाए कोण P के, संगत जैसा एक के जैसा एक, और कोण B बराबर हो जाए कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाए कोण R के। पहली चीज कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, तीनों कोण, तो कुछ समरूपता के लिए यह मानक है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तीनों कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए भाई। किसी भी त्रिभुज में यह नियम है कि समरूपता लगाने के लिए त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर है? अब क्या है दूसरा? क्या है दूसरा नियम? तथा, याद रखिएगा, तथा इसके साथ एक चीज और है। क्या? तथा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजा मतलब AB, तो AB के जैसी यहां कौन सी भुजा है बच्चों?
पी क्यू, ए बी के जैसा पी क्यू संगत, बी सी के जैसा यहां क्या है बच्चों क्यू आर, और ए सी के जैसा यहां कौन है बच्चों पी आर, ए सी के जैसा क्या है यहां पर पी आर, ए सी के जैसा यहां पर क्या है बच्चों पी आर। तो कहने का मतलब बच्चों कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, यानी AC और PR संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। तो समरूपता लगाने की ये दो मानक बहुत तगड़े हैं, इन्हीं को ज्यादा लगा ध्यान में रखना है। एक मानक और है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अब भी आपको इन्हीं दोनों मानक पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। क्या कि सर्वांग समता लगाने की तो 5 कसौटी है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन समरूपता लगाने की 3 कसौटी है, जिसमें से 2 मुख्य कसौटी है, जिसमें कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, तीनों संगत कोणों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, तथा बच्चों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे ये देखो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों क्या आपने सीखा कि समरूप त्रिभुज पहले कहते किसको है, मैंने ये बताया। और समरूपता लगाने की 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो क्या है, पहला कि कोई भी त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उसकी संगत कोण बराबर हो, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, तीनों संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और उनकी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। उनकी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों, एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर है। मैंने स्क्रीन पर समरूपता का 2 कसौटी समझाया है बच्चों, आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, उसको ध्यान में रखिए, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चों। क्लियर है, जल्दी चलते हैं हम लोग आगे, आप इसको देख लें। मैंने समरूपता स्टार्ट किया है, त्रिभुज की समरूपता के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्लियर है बच्चों, तो हम लोग को समरूपता ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। आते हैं अब आगे। क्लियर है बच्चों आपको, मुझे लगता है पूरी तरह क्लियर होगा। पहले हम नियम पढ़ेंगे, फिर बच्चों एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, एक्सरसाइज में मैं दोबारा ये नियम पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इनको ध्यान में रखना है, इनको एकदम ध्यान में देख रखना है। आइए बच्चों, आइए, तो अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, इधर आइए। क्या है नियम, ये तो आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको आपको सभी लोग बताते हैं सर ये हम लोग का कॉम्बो प्लान चल रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन कोर्स, बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। पिछले साल हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, आप भी इनमें अपना फोटो डाल सकते हैं, आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो आप भी मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको भी सफलता मिलेगी बच्चों। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी दिक्कत हो आप इस पे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेरीज के प्रति पूछ सकते हैं। तो अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चों, अगला जो रूल मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे मैंने अभी आपको समरूपता का एक नियम बताया, जैसे देखिए बच्चों इधर आइए, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए ये 2 त्रिभुज है, ध्यान से देखिए ये 2 त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए और इस त्रिभुज का नाम है बी और इस त्रिभुज का नाम है सी और इस त्रिभुज का नाम है पी, इस त्रिभुज का नाम है क्यू और इस त्रिभुज का नाम क्या है आर। अगर मैंने अभी बताया ये समरूप होने के 2 नियम थे जिसमें कोण समान होने चाहिए, तो अभी कोण समान करने देखिए, तो कोण ए बराबर है कोण पी के, मान लो बच्चों कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। अगर किसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो बच्चों, अगर किसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो ऐसी दोनों त्रिभुजों को, ऐसी 2 त्रिभुजों को जो इनके तीनों कोण आपस में बराबर हो, ऐसी त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं बच्चों। क्या ध्यान से देखिएगा, अब इसी पर एक नियम है,
ऐसी त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। अगर कोई दो त्रिभुज हो बच्चों और दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो, संगत कोण आपस में क्या हो बच्चों? बराबर हो, तो ऐसी त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। कब कहते हैं? जब तीनों कोण आपस में बराबर हो, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, इनको हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास दो समान कोणिक त्रिभुज है तो हम आज एक प्रमेय आपको बताते हैं कि समान कोणिक त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। समान कोणिक त्रिभुज में बच्चों एक प्रमेय लगता है, जिस प्रमेय की हम चर्चा करने वाले हैं ये आपके हाई स्कूल में है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। ये किस पे लगता है? समान कोणिक त्रिभुज पे, जिनके तीनों कोण आपस में समान हो, इन पर एक प्रमेय लगेगा जिसका नाम क्या है बच्चों? प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। समानुपातिकता का प्रमेय, समानुपातिकता का प्रमेय ये है समान आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। ये हम पढ़ेंगे, जो किस पे लगता है? जब दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो। समान कोणिक त्रिभुज पे लगता है बच्चों आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जो मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिस पर सीधा कैलकुलेशन के सवाल आते हैं, सीधा कैलकुलेट करना रहता है साइड्स के बारे में। बहुत बढ़िया प्रमेय है जो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। किस पे लगता है बच्चों? ऐसे त्रिभुजों पे जिनके संगत कोण बराबर हो, उनको हम लोग कहते हैं समानुपातिकता का प्रमेय। समानुपातिकता का प्रमेय। आइए मैं आपको समानुपातिकता के प्रमेय से परिचय कराता हूं। क्या है भाई? आइए देख लेते हैं। एक प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें त्रिभुज के सारे प्रमेय और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एक एक करके एक्सरसाइज करवाऊंगा, दोबारा वही सारे नियम रिपीट करवाऊंगा, सब कुछ एकदम आपको रटा रटाया याद करवा दूंगा। बस आप जुड़े रहिए। पहले नियम, पहले सारा कॉन्सेप्ट, क्या है त्रिभुज, त्रिभुज में क्या पढ़ना है, कौन सा नियम क्या होता है, कौन सा प्रमेय क्या होता है, सारी चीज पढ़ने के बाद तब हम उसको यूज करेंगे, उसके पर सवाल लगाएंगे, तब आप देखिएगा निश्चित ही आपकी पढ़ाई में चार चांद लगेंगे और उन्नति जरूर होगी। आप सीधे सवालों पर मत जाइए बच्चों, पहले प्रमेय पढ़िए, पहले रूल पढ़िए, पहले उनका नोट्स बनाइए। 2-4 पेज चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका प्रमेय, रूल और नियम का ही होना चाहिए। जब आप बकायदा पेपर में आप अपने नोटबुक में पूरा प्रमेय, रूल, रेगुलेशन अच्छे से लिख के रहेंगे तो क्वेश्चन भी एकदम क्लियर होता रहेगा। तो प्रमेय क्या पढ़ने वाले हो बच्चों? हम आज एक प्रमेय पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। क्या है भाई? देख लेते हैं। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है बच्चों? मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों? एक त्रिभुज है। हमारे पास एक त्रिभुज है और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि इस त्रिभुज का नाम ले लीजिए ए बी सी। ठीक है बच्चों? और इस त्रिभुज में इसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए। मान लेते हैं कि ये डी है और ये क्या है बच्चों? ई है। आपने इसके समांतर एक रेखा खींच दी। हमने एक त्रिभुज लिया बच्चों और उस त्रिभुज में मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच दिया, मतलब DE
समांतर है किसके, BC के। D समांतर है किसके, BC के। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आपको दो त्रिभुज दिखाई देगा। पहला त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, एक त्रिभुज है ADE, छोटा वाला ऊपर ADE, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, तथा एक त्रिभुज होगा बड़ा वाला जिसका नाम है ABC, त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए ये त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC समान कोणिक त्रिभुज हैं। समान कोणिक कैसे बच्चों, इधर आओ। तो ADE का कोण A, इधर देखो बच्चों, ADE का कोण A यानी कोण A बड़े वाले त्रिभुज कोण A के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में कोण A है, यानी हम इसको उभयनिष्ठ कोण बोलेंगे। उभयनिष्ठ कोण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं बच्चों इनको, उभयनिष्ठ, जो दोनों त्रिभुजों में है। तो आप देखिए ना, बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले भी त्रिभुज में भी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। दूसरी चीज, अब आगे आ जाइए, ये जो कोण है D, ये B के बराबर होगा बच्चों। याद आ रहा है कैसे, संगत कोण, जब दो रेखाएं समांतर हो और इनकी ये तिर्यक रेखा हो बच्चों, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण। तो यानी कोण ADE बराबर होगा कोण B के, तो इसको हम लोग कहेंगे संगत कोण के आधार पर, संगत कोण के आधार पर। सेम इसी तरह बच्चों ये E होगा किसके बराबर, C के बराबर होगा। किसके बराबर, वही चीज, संगत कोण। देखो आपको संगत कोण पता होगा। संगत कोण क्या होता है बच्चों, में जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा है मैं उनको बता दूं कि समांतर रेखाएं ले लो और उसकी एक तिर्यक रेखा खींच दो, तो यहां पर आपको तीन तरह के कोण मिलते हैं, संगत, एकांतर, अंतः। कक्षा 9 में आपको विधिवत बताया गया होगा, कक्षा 8 में भी मिला होगा, तो आप वहां ध्यान दिए होंगे तो निश्चित ही आपको आता होगा कि ये कोण और ये कोण संगत कोण के जैसा है। आपको एकांतर कोण इधर और इधर ये एकांतर अंतः कोण है। आप इस तरह से याद कर रहे हैं ना, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसी सिद्धांत पर कोण AED, कोण AED बराबर होगा कोण C के, किस आधार पर, संगत कोण के आधार पर। अर्थात इस त्रिभुज के, छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, अर्थात ये समान कोणिक त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समान कोणिक त्रिभुज है। तो समान कोणिक त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगेगा। क्या कहता है प्रमेय, तो यह समान कोणिक हो गया, आप समझ गए। तो समान कोणिक त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। क्या कहता है, सुनिए प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भुजा के समांतर अगर आपने एक लाइन खींच दी, तो वह शेष भुजाओं को, देखो किसी भी त्रिभुज में आप तीसरी भुजा के समांतर, देखो यानी BC के समांतर, BC के समांतर आपने समांतर रेखा खींच दी, तो यह समांतर रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी AD बटे DB, यानी बच्चों AD यहां से और DB यहां से, इनका अनुपात बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। इसी को कहते हैं समान आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, कि किसी भी त्रिभुज में अगर वो समान कोणिक त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर समान कोणिक ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको याद क्या करना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर समांतर रेखा खींच दी जाए, किसी भुजा के समांतर रेखा खींच दी जाए, तो वह शेष भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं।
क्लियर है बच्चों? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। और यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो मैं इसको सिद्ध भी कराऊंगा, पहले आप उसकी चिंता ना करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको इसीलिए सवाल नहीं स्टार्ट, क्या मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट पढ़ने में, एक एक त्रिभुज के बारे में नई नई चीजें सीखने में। अगर आपको मजा आएगा बच्चों तो समझ लो गणित मजेदार है, गणित मजेदार है, बस आप उसको समझने में मजा लीजिए। मजा लीजिए कि क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ऐसा नहीं, आप कोई भी त्रिभुज ले लो बच्चों, जैसे मैंने यहां पर अब त्रिभुज ले लिया PQR और तीसरी भुजा के समांतर लाइन खींच दिया XY। तो अब तुमको मैंने क्या बताया, प्रमेय याद करो कि किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर अगर लाइन खींच दी जाए तो सर ने पढ़ाया है कि वहां आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगेगा। किसी भी त्रिभुज में किसी तीसरी भुजा या किसी भी भुजा के समांतर लाइन खींच दी जाए तो वहां आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहता क्या है कि अगर आपने समांतर रेखा खींची है तो वह समांतर रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी, यानी इससे इसका अनुपात px/xq और इससे इसका अनुपात py/yr बराबर होगा। इसी को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। मजा आया बच्चों? देखो मैंने दोबारा रिवीजन करा दिया। तो क्या आपने आज का पढ़ा? आज हम लोग बस इसी पर रोकने वाले हैं, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। मैं कल इसकी सिद्धता करवाऊंगा बच्चों, आज नहीं कराएंगे क्योंकि आज ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते। आप उतना ही पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट करिए और एकदम अच्छे से सीखिए। तो क्या क्या आपने पढ़ा एक बार मैं चाहूंगा कि आप फटाक से रिवीजन कर ले। तो मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, पहले त्रिभुज के बारे में बताया बच्चों, बस त्रिभुज के क्या, 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के प्रकार आपको भली भांति पता है, मुझे पूरी जानकारी है। कक्षा 10 के बच्चे को त्रिभुज के प्रकार बहुत अच्छे से आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी माध्यिका पढ़ा दी, इसकी आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी शीर्षलंब पढ़ा दिया, आपको पता है माध्यिका क्या होता है, मध्य बिंदु को मिलाना, शीर्ष मतलब लंब, शीर्षलंब खींच दीजिए। सर्वांग समता और समरूपता का मैंने डिटेल आपको दिया। सर्वांग समता 9 में पढ़े हो, समरूपता कक्षा 10 में, यही विशेषकर पढ़ना है बच्चों। थोड़ा सा ये भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो रूप समान हो और आकार भिन्न भिन्न हो, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने उसके एग्जाम्पल से भी समझा दिए बच्चों। और फिर मैंने सर्वांग समता की कसौटी बताई थी, जो कक्षा 9 में आपने पढ़ी है। यहां समरूपता की कसौटी है, 2 कसौटी। इस कसौटी को आप एंगल 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 यानी कोण 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 के नाम से जानते हो, और इसको हम साइड 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 के नाम से जानते हैं। इसको मैं अभी और अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फिर मैंने कहा जब तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे त्रिभुजों को समान कोणिक त्रिभुज कहा जाता है। जब त्रिभुज बराबर तो और समान कोणिक त्रिभुज में एक नया प्रमेय लग गया, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। यही कक्षा 10 में सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय पहले है। पहला प्रमेय आपसे आज का परिचय हुआ, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जो क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में समांतर रेखा खींच दोगे तो उसके तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, अर्थात वो समान कोणिक त्रिभुज हो गया। और समान कोणिक त्रिभुज में जो प्रमेय लगता है वो आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है, जो कहता है कि समांतर रेखा खींच दोगे, किसी त्रिभुज में किसी के समांतर रेखा खींच दोगे तो वो भुजाओं के अनुपात को बराबर, भुजा का जो अनुपात होगा उनकी बराबर होगा। शेष भुजाओं को जिस अनुपात में काटेगी वो अनुपात आपस में बराबर। तो मिला जुला कर बच्चों आज बहुत मजा आया। आज के वीडियो में मैंने आपको 1-2 प्रमेय बताए हैं। अगले वीडियो में हम फिर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पूरी तरह से फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग को जुड़ जाइए, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखें बच्चों, नहीं तो फिर चैप्टर के बीच में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उतना अच्छा, उतना बता पाना, इस सवाल के साथ साथ नियम समझा पाना बहुत दिक्कत होती है बच्चों। तो अगर नियम को ही पहले से बता दिया जाए, नियम को ही तोड़ के समझा दिया जाए, तो जब नियम दिमाग में रहेगा तो बच्चों को सवाल बताने में काफी मदद आती है। तो इसीलिए बच्चों फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का वीडियो पक्का देखिएगा, उसको मिस मत करिए, उसको आप जरूर देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए माइंड में कि हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सा नियम आने वाला है। जब वो सारी चीजें परिचय रहेंगे तो सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बाय बाय, आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।